आईएएस 2023 सोल्व्ड पेपर क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। दूसरा कथन है कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। तीसरा कथन है कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में सभी 3, डी में कोई भी नहीं। तो इसमें सभी 3 सही है, क्योंकि जो भी यहाँ दे रखे हैं कि सूक्ष्म जीव के बारे में, वो इन वातावरण में पनप सकते हैं। कौन कौन से वातावरण में? क्वथनांक से ऊपर, जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में, जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में, 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? ए में है मत्स्य मारजार फिशिंग कैट, बी में है ओरंगटेन, सी में है ऊदबिलाव, डी में है स्लोथ बियर। तो इसमें क्या है? बोरेंगटेन। ये क्या है? किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है, ओरेंगटेन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है एरोसोल, दूसरा है फोम एजेंट, तीसरा है अग्निबंधक, चौथा है स्नेहक जिसे लुब्रिकेंट भी कहते हैं। स्नेहक को लुब्रिकेंट भी कहते हैं। उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं? किनको बनाने में? तो इसमें पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 3, चौथा सभी 4। तो इसमें सभी 4 को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। किसमें? एरोसोल में, फोम एजेंट में, अग्निबंधक में, स्नेहक में। की पॉइंट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कृत्रिम यौगिकों का एक ऐसा वर्ग है जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन परमाणु होते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है? कृत्रिम यौगिकों का एक वर्ग है। किसका वर्ग है? कृत्रिम यौगिकों का, जिसमें क्या क्या होता है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन परमाणु। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन नहीं होता है। HCFC में क्लोरीन नहीं होता है और ओजोन परत अपक्षय में योगदान नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर है 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। दूसरा कथन है वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन्विट्स को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से क्या है कि कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है? गलत है। कथन 2 गलत है और कथन 2 सही, कथन 1 सही है। आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन्वेस्टर्स में, कर से छूट प्राप्त है उन्हें किंतु लाभांश क्या है? उनका कर योग्य है, वो टैक्सेबल है। इसमें नोट है उधारकर्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो कथन 2 इसलिए गलत हो गया था, उसमें कहा गया था कि प्रतिभूति का हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन किसके? वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन्विट्स को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि नहीं है उसको मान्यता प्राप्त। इसलिए इन्विट्स ऐसे उपकरण हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह कार्य करते हैं। इन्हें सेबी विनियमन 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल में विगत काल में पूरे विश्व के अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। किसने? केंद्रीय बैंक ने क्या बढ़ा दी थी? ब्याज दरें। पूरे विश्व के अनेक केंद्रीय बैंकों ने। दूसरा कथन है आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के प्रयासों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से क्या है? कथन, इसमें से ये ऑप्शन सही था कि कथन 1 और कथन 2 दोनों राइट है और कथन 2 कथन 1 की क्या करता है? सही व्याख्या करता है, क्योंकि ये कथन 1 का समर्थन करता है, कथन 2 इसलिए सही व्याख्या करता है।
कोविड विश्व महामारी जो हुई थी उसके बाद के हालात, हाल के विगत काल में पूरे विश्व के अनेक केंद्रीय बैंकों ने क्या कर दिया था, ब्याज दरें बढ़ा दी थी। बिल्कुल सही है। और कथन 2 में क्या है कि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के प्रयासों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे व्यापक साधन हो जाए। कथन 2 है, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर देते हैं। कौन कर देते हैं? कार्बन बाजार। तो कौन सा सही है? तो इसमें से कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है, ऐसी संभावना, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे व्यापक साधन हो जाए। कौन हो जाए? कार्बन बाजार। नोट है, कार्बन बाजार संसाधनों को निजी क्षेत्र बाजार आधारित तंत्र बनाने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन बाजार संसाधनों को निजी क्षेत्र बाजार आधारित तंत्र बनाने के लिए सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जहां निजी क्षेत्र उत्सर्जन व्यापार में भाग ले सकते हैं और अपने कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी ले सकते हैं। इसलिए कथन 2 गलत है कि कार्बन बाजार संसाधनों का प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, कोई राज्य को हस्तांतरित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंदीकरण, स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर होगा खुला बाजार कार्रवाई का संचालन। भारतीय रिजर्व बैंक की एक गतिविधि को बंदीकरण के एक भाग के रूप में माना जाता है, तो एक खुला बाजार कार्रवाई का संचालन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। पहला है सरकारी बॉन्ड बाजार, दूसरा है शीघ्र अवधि द्रव्य बाजार जिसे कॉल मनी मार्केट कहते हैं, तीसरा है कोष पत्र बाजार जिसे ट्रेजरी बिल मार्केट कहते हैं, और चौथा है स्टॉक बाजार। तो पूंजी बाजार में कितने शामिल है? क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें केवल दो ही इसमें जो है ऑप्शन में यही सही होंगे। केवल 2 बातें सही है इनमें। पूंजी बाजार में कितने शामिल है? केवल 2, यानी कि सरकारी बॉन्ड बाजार शामिल है और स्टॉक बाजार शामिल है पूंजी बाजार में। बाकी कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट नहीं है। की पॉइंट है इसकी, पूंजी बाजार एक वित्तीय बाजार है। क्या है? वित्तीय बाजार है जहां लंबी अवधि की प्रतिभूतियां जैसे स्टॉक, बॉन्ड और अन्य वित्तीय उपकरण खरीदे और बेचे जाते हैं। ट्रेजरी बिल मार्केट सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन है। ट्रेजरी बिल मार्केट या आमतौर पर 1 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं, इसलिए पूंजी बाजार की नहीं बल्कि मुद्रा बाजार की श्रेणी में आते हैं। कौन आते हैं मुद्रा बाजार की श्रेणी में? ये ट्रेजरी बिल मार्केट। कॉल मनी मार्केट ये भी बहुत अल्पकालिक फंडों से संबंधित है। कॉल मनी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा बैंक अपने अल्पकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे को ऋण देते हैं। यह भी पूंजी बाजार का भाग नहीं बल्कि मुद्रा बाजार का हिस्सा होते हैं कॉल मनी मार्केट। इसलिए पहला और चौथा क्या है? सही है, और दूसरा तीसरा इसमें गलत है, क्योंकि कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट ये किसका हिस्सा है? ये मुद्रा बाजार का हिस्सा है, ना कि पूंजी बाजार का। और प्रश्न पूछा गया था पूंजी बाजार में कौन शामिल है।